देखो पाठ कौन है? 10 है ना। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। अरे बढ़िया से पढ़ लो। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। और लेसन नंबर 8 है फिजिक्स क्लास 10। तो पहले जान जाओ कि प्रकाश का होता है, याद भी होगा आपको। प्रकाश वो होता है जो उसके बाद से प्रकाश के गुण समझ लो। मैं बोलूँगा तो लिखते रहना, कहाँ पूरा लिखाने की जरूरत है। उसके बाद से प्रकाश के आधार पर वस्तु के प्रकार, वस्तु का ठीक है। उसके बाद से प्रकाश का परावर्तन, तब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। चलो भाई, तो इतना आज आपको अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे। वैसे तो सब लोग को याद भी होगा। चलाओ, अगर कोई आपसे प्रकाश कहेगा तो क्या कहेंगे? सुनते रहना, लिखते रहना। तुम लोग कहोगे बाबू प्रकाश के बारे में कोई पूछेगा तो कहेंगे प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है जो वस्तुओं को देखने में बोलेंगे तभी लिख लेना, ब्लैकबोर्ड पर क्या लिखने की जरूरत है, ठीक है ना। तो कोई पूछेगा प्रकाश का तो याद है ना, प्रकाश एक प्रकार का क्या होता है? ऊर्जा होता है जिसके द्वारा जिसके द्वारा वस्तुओं को क्या किया जाता है? देखा जाता है। और अलग अलग रंग के लिए प्रकाश का तरंग क्या होता है? अलग अलग। सिंपल बात है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होता है जो जिसके द्वारा वस्तुओं को हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। लेकिन प्रकाश दिखाई नहीं देता है। प्रकाश दिखाई लेकिन वस्तुओं को देखने में क्या करता है? सब याद हो गया सबको। अब आता है प्रकाश के गुण। तो बहुत सारे गुण है। पहले आता है कि प्रकाश जो होता है सीधा रेखा में चलता है। प्रकाश जो होता है निर्वात में चल सकता है। निर्वात में प्रकाश का चाल 3×10 के ऊपर 8 होता है। थोड़ा मैं नोट कर देता हूँ। प्रकाश के गुण लिख लो, आज याद कर लेना सब लोग। जिसको याद नहीं होगा, प्रकाश सीधा रेखा में चलता है, सीधा रेखा में चलता है। याद हो गया सबको? प्रकाश किस रेखा में चलता है? सीधा रेखा में। अच्छा, प्रकाश निर्वात में भी चलता है। दूसरा लिख लेना। निर्वात का मतलब होता है जहाँ हवा नहीं, धूल के कण नहीं, कुछ भी नहीं, प्रकाश निर्वात में चलता है। और बताओ निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3×10 के ऊपर 8 मीटर। लिख लेना। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10 के ऊपर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। किसा लिख सकना कि जो प्रकाश होता है वो वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, सहायता करता है। प्रकाश में परावर्तन पाया जाता है। लिख लेना। प्रकाश में परावर्तन पाया जाता है। अभी आप परिवर्तन पढ़ेंगे होता क्या है। प्रकाश में अपवर्तन पाया जाता है। प्रकाश में अपवर्तन पाया जाता है। प्रकाश में वर्ण विक्षेपण पाया जाता है। प्रकाश में वर्ण विक्षेपण पाया जाता है। सब याद है ना, बहुत सिंपल सा चीज़ें हैं सब। प्रकाश में प्रकीर्णन पाया जाता है। हो गया, दिखा गया आपको। तो ये सब होता है आपके प्रकाश के गुण। इसके बारे में बता सकते हैं क्या क्या होता है आपके। प्रकाश निर्वात में चल सकता है, लेकिन निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? नोट कर लो इसको, रख दे।
दो टॉपिक हम लोग पढ़ लिए, एक प्रकाश पढ़ लिए, एक प्रकाश का क्या पढ़ लिए, गुण पढ़ लिए। कितना अच्छा लग रहा। प्रकाश के आधार पर तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रकाश के आधार पर वस्तु का प्रकार। याद आ रहा कितना प्रकार का होता है, पहले एक बार डिस्कशन कर लिया जाए। एक होता है पहला दीप्त वस्तु। तो दीप्त वस्तु किसे कहते हैं? ऐसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश क्या करता है, उत्पन्न करता है। जैसे विद्युत बल्ब देख रहे हैं, सूर्य हो जाएंगे, चांद नहीं तारा हो जाएगा। तो ये बल्ब बता सकते हैं, सूर्य बता सकते हैं, तारे बता सकते हैं, मोमबत्ती बता सकते हैं, ललटेन बता सकते हैं। ये सब आपके क्या होते हैं? दीप्त वस्तु। तो ऐसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त वस्तु। एक होता है अदीप्त वस्तु जो अपना अंदर से स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते। जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, बेंच हो गया, लोटा हो गया, मोबाइल भी हो जाएगा, कवर वाला माने मोबाइल हो जाएगा, हाई तो दीप्त है। उसके बाद से चाँद भी हो जाएगा। चाँद जब सूरज उगेगा तभी उसी का प्रकाश लेकर चमकता है। एक होता है पारदर्शी वस्तु। कैसे वस्तु इससे प्रकाश आर पार निकल, जैसे चश्मा है, ये लेंस देख रहे हैं ना, एकदम आर पार निकल तभी तो आपको देख रहे हैं, नहीं तो आपको हम देखते तो क्या दिखाई देता मालूम है? जैसे गाय गोबर भाग के जा रही है। तो ये पारदर्शी वस्तु। एक होता है अपारदर्शी वस्तु, जिसको आर पार ना देख ले। अब भाई हाथ लगा दे तब दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे। हाँ, तो ऐसे कहते हैं जब घूमता आता है बलम जी हमें लाज लगता है, तो ये होता है। ऐसा माने ये आपका होता है। तो अपारदर्शी वस्तु क्या होता है? जिससे वस्तु प्रकाश आर पार नहीं निकलती है। एक होता है अल्प पारदर्शी वस्तु, आधा निकलता था उसी में फंस गया। हाँ, जैसे चश्मा मानो रिगड़ दें, इसका मैंने खूब रगड़ दें तो जहाँ घिस जाएगा तहाँ से मैंने प्रकाश नहीं निकलेगा। कभी आप चश्मा लगाते होंगे ना, हीरो वाला चश्मा लगाते हैं अमिताभ बच्चन जैसा, लेकिन आप लगाते हैं तो कोलुआ बनिया खाने लगते हैं, तो देखना कहीं घिस जाता है तो दिखाई नहीं देता है। तो वो आपका अल्प माने आधा, पारदर्शी माने आधा, पारदर्शी आधा और पारदर्शी। तो लिखो लिखो गए दीप्त वस्तु वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। कौन मेरे काम है? वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है तो उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। याद हो गया सबको? उदाहरण में क्या क्या बता सकते हैं सर? विद्युत बल्ब, सूर्य लिख लो, कमा करके विद्युत बल्ब लिख लो, तारा लिख लो, लालटेन लिख लो, मोमबत्ती लिख लो। आधा दीप्त वस्तु। दीप्त का हिंदी में क्या कहते हैं? लुमिनियस। देखो लुमिनियस इन्वर्टर का बैटरी आती है। देखो वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे अदीप्त वस्तु। उदाहरण बताओ? चांद, लकड़ी, कांच, सब हो जाएगा। बेंच भी लिख सकते हैं, हीरा भी लिख सकते हैं। चांद लिख लो, चांद। उसके बाद से लकड़ी भी आप लिख सकते हैं, कांच लिख सकते हैं, चलो हीरा भी लिख लो। ये प्रवर्तन बहुत अधिक पाया जाता है हीरा में, चमकदार दिखाई देता है। आ जाते हैं पारदर्शी वस्तु। पूरा अगर कल प्रैक्टिकल में पूछ दिया गया तब तो पूरा हम बता देंगे, नहीं पूछेंगे नहीं सब। वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता, वह वस्तु जिससे प्रकाश आर पार निकल जाता है, जिससे प्रकाश आर पार निकल जाता है, आर पार निकल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु कहते हैं। आपको उदाहरण याद है क्या? बताओ दो। लेंस लिख सकते हैं। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? लेंस। लेंस लिख लो।
अब आ जाते हैं 4 नंबर, अपारदर्शी वस्तु। कहा होगा वह वस्तु जिससे प्रकाश आर पार नहीं निकलता, वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता आर पार नहीं निकलता, जिसे प्रकाश आर पार नहीं निकलता है तो उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। सब लोग लिख लेंगे खूब अच्छे तरीके से। उदाहरण में लिख लेना, लकड़ी, लोहा, इत्यादि। अपारदर्शी के बाद 5 नंबर अल्प पारदर्शी। तो अब वस्तु से कुछ प्रकाश की किरण निकलती है, कुछ नहीं निकलती। वह वस्तु जिससे कुछ प्रकाश की किरण निकलती है तथा कुछ नहीं निकलती है तो उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, अल्प पारदर्शी। उदाहरण लिख सकते हैं, घिसा हुआ कांच। बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है। इतनी प्रकाश के परावर्तन के बारे में आप समझे तो समझो। देखो हमारे पास यह एक चिकना तल है, देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा चिकना तल माने दर्पण है और क्या। और इस चिकने तल पर हमने प्रकाश को क्या किया है, डाला। तो जो मान लो कि लाइट बारते हैं आप, लाइट, तो जो लाइट बर करके आएगा उसको आपतित किरण कहते हैं, या सूर्य के जो प्रकाश है उसको आपतित किरण। तो आया आ करके चिकना जो तल है उसे टकराया और टकरा करके परावर्तित होकर के वापस लौट गया। तो जो आता है ना उसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण, और जो टकरा के जा रहा है उसको कहते हैं परावर्तित। इसको बीचों बीच में क्या होता है, अभिलंब। तो देखो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसका क्या, आपतन कोण का। कब वो पूछेगा ना कि आपतन कोण क्या होता है, तो कहोगे सर आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। नहीं याद होगा तो आप क्या कहोगे, सुनो। प्रकाश के परावर्तन में कहोगे कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर पड़ता है तो उसे टकरा करके परावर्तित होकर के वापस क्या होता है, लौट जाता है। जब ब्लैक बोर्ड होगा ना, इसमें हमने प्रकाश को डाला और जाकर टकरा के वापस लौट गया, तो इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हालांकि जो प्रकाश चिकने तल पर जाता है उसको आपतित किरण कहते हैं, और टकरा के जो वापस जाता है उसको परावर्तित किरण कहते हैं, और दोनों के बीचों बीच में एकदम सीधा अभिलंब होता है। सब लिख दिया जाता है। और कह सकते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। और जहाँ तीनों, जैसे आपतित किरण है, अभिलंब है, परावर्तित किरण है, जहाँ पर तीनों जाकर मिलती है उसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब जहाँ पर तीनों जाकर मिलती है उसको कौन सा बिंदु कहते हैं हम लोग, आपतन बिंदु कहते हैं। तो लिखाना पड़ेगा, देख लेना, देख लो। अरे वही देखा गया कि जब कोई प्रकाश की किरण चिकना तल पर जाकर टकराता है और टकरा करके क्या होता है, वापस लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो प्रकाश की किरण जाती है उसको आपतित किरण कहते हैं, और जो टकरा करके वापस गई उसको परावर्तित किरण कहते हैं। और इसके बीचों बीच में क्या होता है, अभिलंब होता है। इसके बीचों बीच में अभिलंब होता है, और जहाँ पर तीनों रेखाएं मिलती है उसको कौन सा बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। याद हो गया? हाँ, अरे याद कर लेना, नहीं याद होगा तो मोबाइल है ना, उसको देख लेना, उसको समझ लो माने अच्छे तरीके से।
तो समझ में आ गया। तो क्या कहोगे, जब कोई प्रकाश से किरण चिकना तल पर जाकर टकराता है, टकरा के वापस लौट जाता है। परावर्तन का मतलब काफी टकराना, टकरा के वापस ला, टकराना, टकरा के वापस ला। बात समझे। जैसे अगर तुम लोग ईंटा उठा लो, ईंटा उठा कर मारो किसी को, मानो कम किसी को मत मारो, लगोट को मारो, लगोट को मत मारो, ईंटा को मारो, तो उसे टकरा करके वापस लौट। इसी को क्या करते हैं, परावर्तन। खूब तेजी से जा रहे हैं, दीवार में जाकर लौट गए, फिर पीछे गिर गए, टकरा कर वापस लौटा। टकरा कर वापस लौटने की क्रिया को हम लोग प्रकाश का परावर्तन करते हैं। अच्छा सुनो, इसके दो नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के। देखो कई बार पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, तो याद है ना आपको। सुनो सुनो, पहला ही कहना कि हमारे परावर्तन के पहला नियम है कि आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। मान पहले याद करो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। और दूसरा कहोगे कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। अगर कोई कह दिया कि चलो भाई प्रकाश के परावर्तन है, यहाँ पर आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान बताइए। तो आपतन कोण का मान 60, तो परावर्तन कोण का मान भी कितना हुआ, एक और समझ लो। क्या आप लोग बता सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम का है? पहला नियम क्या है, हाँ हाँ, हमारे दो नियम है ना, आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। और दूसरा कहोगे आपतन कोण से परावर्तन कोण के क्या होता है, याद हो गया। तो प्रकाश के परावर्तन में समझ गए कि जब प्रकाश किसी चिकने तल पर टकराता है, टकरा के वापस चले जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और यहाँ पर जो माने आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोई आपसे पूछे आपतन कोण किससे कहोगे, तो कहोगे सर आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। कोई आपसे पूछे कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो कहोगे अभिलंब और परावर्तित। परावर्तन का मतलब भाई अभिलंब और परावर्तित, अभिलंब और परावर्तित, तो परावर्तन कोण हो जाएगा। आपतन कोण कहेगा तो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब, आपतन बात आपतित किरण अभिलंब, आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को। अच्छा, आपतन कोण का अंग्रेजी में आई से इसलिए कहते हैं, इनिशियल लाइट इसको कहा जाता है, माने प्रारंभिक प्रकाश कहा जाता है। इसको रिफ्लेक्शन लाइट कहा जाता है, इसलिए इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित को रिफ्लेक्शन कहा जाता है, पढ़े भी थे, तो इस तरीके से इसको बता सकते हैं। याद हुआ सबको, बात समझ में आई। थोड़ा सा फिगर बस आप लोग बना लीजिएगा, याद रहेगा। पैसा दे रहे हैं ना। फिर यौतन दर्पण है, तो इसको क्या करोगे कि माने ऐसे दर्पण जिसके उठे हुए भाग पर कलई हो, देखो उठा करके, अरे उठा करके कह दो कलई तो अवतल हो गई, वो सुता के कह दे तो अब सुता के कह दो कलई, समतल में सीधा सीधे कर दो कलई। मौसम बहुत रंगीन है, लेकिन दर्पण भी बहुत। चलो फटाफट याद है ना। कोई पूछेगा कि दर्पण किससे कहेंगे, तो कहेंगे सर जो दर्पण होता है कांच के, जैसे कांच के गोला है ना, कांच के गोला का मतलब है शीशा, ये शीशा है कांच, जैसे एकदम सेम टू सेम। ये देखो अभी कांच है, दर्पण नहीं कहोगे। हमने इसको काटा, काटा इसको, और काट करके एक भाग पर क्या कर दिया, कलई। एक भाग का मतलब जानते हो ना, ऊपर पर लेवेर दिए, माने सिल्वर ऑक्साइड का परत लगा दी। अरे नहीं देखते हैं जो घर में मुंह में शीशा देखते हैं, शीशा मुंह देखते हैं तो चलो कलई किया गया था, प्रातः तक होता है। तो कहा कहोगे कि जो दर्पण होता है कांच के गोले के काटा हुआ एक भाग होता है, जिसके एक भाग पर कलई की गई होती है, दूसरा भाग क्या होता है, जिन्हें शिशुआ में मुहवा हमने के देखे नहीं जाए, जो मुहवा देखते हैं ओकरा प्रवर्तक तल कहल जाला। कभी देखना नु पिछुआ जो होता है पिंड किया होता है, नहीं देखे उनता जाना। मम्मी देखना, मम्मी अगर सोई हुई है ना तो पटक देना शीशा को, और पीछे वाला हिस्सा काट कर देखना, उसमें कलई किया गया होता है। तो देखना मम्मी जो है, मम्मी कहेगी हमारा बच्चा बहुत तरक्की कर रहा है, नीमन में सामान के तूल के देख रहा है, ये बात आपकी। ये आपके दर्पण हो जाएगा, एकदम खूब बढ़िया उसको तोड़ना, समझ रहे हो। एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण माने ऐसे दर्पण जिसके उठे हुए भाग पर कलई किया गया हो। किसके भाग पर, उठे हुए भाग पर कलई किया गया हो, आधा से वजह से ऐसे दर्पण, आई देखो ऐसे, समझ रहे हो। इस पर कलई किया गया है, उठा हुआ जो भाग ये है इस पर कलई है, इस पर आप मुंह देख रहे हैं, एकदम बिना क्या लग रहा है, तो इसको क्या कहता है, अवतल दर्पण। माने ऐसे दर्पण जिसके उठे हुए भाग पर कलई किया गया, धसा हुआ परावर्तक तल के रूप में हो, तो अवतल दर्पण होता है।
दाढ़ी बनाने के लिए जाना, दाढ़ी बनवाने के लिए देखना हजाम भैया रखा होता है अवतल दर्पण, समझ रहे हो? एकदम देखते हैं, एकदम कहते हैं चेहरा ऐसे देख लेते हैं, एकदम झाड़ छूट लेते हैं, बाल कटवाते वगैरह सब। चाहे मोटरसाइकिल में जो शीशा होता है ना आगे वाला, जो हेडलाइट होता है, शीशा फोड़ देना तब ओकर अंदर देखने उजर के हैंग रहेला ना बल्ब हुआ या बल्ब रहेला तो पर देखना लेवरा होता है उजर के। ये कब देखोगे? जब आगे के शीशा जो फोड़ दोगे तब देखोगे। फोड़ कर ऐसा भी दिखाई देता है, लेकिन मान लो तुमने उतना साफ दिखाई नहीं दी। हाँ तुम लोग स्टूडेंट हो ना, फोड़ फाड़ के एकदम साफ दिखाना चाहिए तुम लोग को। तो अभी अवतल दर्पण होता है। अब उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? कन्वेक्स मिरर कहा जाता है। हाँ, इसके धसरा भाग को जैसा ऐसा हो गया ये दर्पण। है ना क्या होगा कल ही कर दिन है ना, से मुँह रखा जाता है एकदम। ये देखते कहाँ दिखाई देगा उत्तल दर्पण? जो मोटरसाइकिल का शीशा बगल में नहीं होता है, ऐसा लगता है ना, वो साइड में किसके लिए यूज होता है मालूम है ना? इंडिकेटर की बात कहा जा रहा है। वो साइड वाला मिरर तो इंडिकेटर मिरर में तो अंतर है नहीं के बुझा, शिव संतरा मंत्र नहीं के बुझा, हाँ अधिक होता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एकदम हमारे सामने पीछे जो बस आता है, ट्रक आता है कि क्या उसमें देखते रहते हैं, पीछे देखते हैं हाँ कोई बांध रही नहीं है तो नहीं आ रही, आते तक बस कहते रुको रुको, जहाँ से आगे निकल जाए, स्पीड में चलाते हैं आप इसमें, समझे बात को? तो पहले ही देख लेते हैं कि हाँ बने रही है, क्या कर यहाँ रही है, पीछे पीछे चलते हैं। ये उत्तल दर्पण होता है, क्या होता है मालूम है? क्या? हाँ देखो यही ऐसा चीज़ है जिसको मैंने हर एक व्यक्ति स्टूडेंट बता सकता है। आकाश बाबू एकदम सीधा सीधी कौदा कलई कौदा कलई, तो उसको क्या कहता है? समतल। ये कहाँ मिलेगा? ये घरों में ही मिलता है। इसका भी चेहरा एकदम सीधा तरह प्रतिबिंब बनेगा, समझ रहे हो? अच्छा तुम लोग का जो घर होता है, घर में जो शीशा है, क्या उसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है कि उल्टा बनता है? जब बनाते हो तो चेहरा से देखोगे एकदम सीधा लगेगा, लेकिन तनी किताब उठाना, किताब जाना देखना, तनी किताब का पन्ना लेकर के जिस पर लिखा होता है देखा ना, हाँ ऐसा लगेगा उल्टा दिखाई देता है आपको, जान जाइएगा। चाहे वो छोड़ो ना, मोबाइल है ना, मोबाइल घुमा देंगे तब अपन चेहरा देखोगे तो सीधा दिखाई देगा, लेकिन तनी ब्लैक बोर्ड पर अच्छा देखोगे तो उल्टा दिखाई देगा, समझो? जो पीछे वाला कैमरा तो सही है, लेकिन आगे वाला कैमरा जब करके तुम जब इसको बनाओगे ना, तो ये जब लिखा जाएगा समतल दर्पण तो अजीब दिखाई देगा। तुम जाओगे केमिस्ट्री में, एक चीज़ तुमको पढ़ाया जाएगा जिसका नाम होता है प्रतिबिंब। माने कुछ ऐसे अक्षर का नाम बताना जिसका प्रतिबिंब एकदम सेम दिखाई देता है। तो ऐसे अक्षर का नाम बताओ जिसका प्रतिबिंब एकदम सेम दिखाई दे। कौन कौन मालूम है? एन का ए देखो, ए जब देखोगे ना तो उसका प्रतिबिंब एकदम सेम ए खानी दिखाई देगा। आई देखो, आई भी एकदम उसका प्रतिबिंब सेम खान दिखाई देगा। ओ देख लो, ये भी सेम खान दिखाई देगा। और कोई है? टी भी देख लो, यू भी देख लो, वी भी देख लो, और डब्लू भी, हाँ नहीं एम ए खान दिखाई देगा, लेकिन एम ए खान दिखाई देगा, सही है। डब्लू खान दिखाई देगा, जेड भी आपको दिखाई देगा, और जेड उल्टा का जब ऐसा ही है, तो जब है ना खिंचा तो वही है ना खिंचा ऊपर इस तरफ मैंने नहीं कह रहे कि हैंग हो जाएगा। अच्छा आए हैं कह रहे हो, हाँ तो उल्टा हो जाएगा, तो इसको नहीं। और कोई अच्छा है जिसका प्रतिबिंब बने एकदम सेम बने? यन? अच्छा यन हैंगा तुम करोगे ना तो उसको देखोगे तो तुमको ऐसे दिखाई देगा, नहीं भाई ऊपर आएगा हैंगा, ऊपर होगा नीचे से ऐसे दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। चलिए ना चश्मा लेन कहाँ से हो जाएगा, समझ रहे हो? सर एक्स हो जाएगा, हाँ एक्स भी हो जाएगा, ठीक है ना? इसको दिखाई देगा तो ऐसे दिखा देगा। ये माने कुछ ऐसे अक्षर है जिसका प्रतिबिंब वाला, और बाकी कुछ भी देखोगे ना, आर देखो ना, आर ऐसे बना होता है ना, आर कैसे होता है? ऐसा होता है ना, तो उसमें देखो तो ऐसे दिखाई देगा तुमको, इसे कहते हैं प्रतिबिंब। ये तो माना चेहरा से ये आपकी बात होती है। सब दर्पण के बारे में आप जान चुके हैं, खटखट फिगर बना ली, तब हम आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, माने लिख लेना है कि दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, कौन कौन परिभाषा इसमें आएगा देखो, खूब बढ़िया से समझो। कहीं हमारे पास है ये अवतल दर्पण, कौन दर्पण बना रहे? चलो अवतल दर्पण बना। यहाँ पर होता है पी, यहाँ पर होता है एफ, यहाँ पर होता है सी, यहाँ पर होता है।
तो समझते हैं ध्यान से। कोई पूछे कि पी क्या है तो पी को आप कहेंगे ध्रुव। कोई पूछे यब का है तो यब को कहोगे मुख्य फोकस। कोई पूछेगा इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हमारे फोकस दूरी कोई पूछ दिया तो क्या बताओ। कोई पूछे सी क्या है तो क्या कहोगे। कोई पूछे कि बकरता त्रिज्या क्या होता है इसको बताओ। ठीक है। और एक और होता है मुख्य अक्ष। कुछ बातें आपके हैं, क्या आप सारा परिभाषा आपको याद है जो आपके सामने मौजूद है? कौन बताएगा कि ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण का जो मध्य भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। एकदम याद करो। देखो ये ध्रुव है, अंग्रेजी में पोल कहा जाता है। ये फोकस है, अंग्रेजी में फोकस ही कहा जाता है या ये सेंट्रल है तो इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ध्रुव किसे कहते हैं तो दर्पण ले लो। ये दर्पण है, इसके मध्य भाग जो होता है ना ये वाला, माने जो बीच बीच वाला हिस्सा होगा उसी को क्या कहेंगे? ध्रुव। और जो क्या कहते हैं? ध्रुव कहता है। तो याद करो दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहता है। अब मुख्य फोकस क्या होता है? जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस मतलब सुनो, इसके लिए बनाते हो तो चित्र बना लो इधर मुख्य फोकस के लिए। ये देखो दर्पण है, ये मुख्य फोकस है। ये जा रही है टकरा के मुख्य अक्ष के समांतर। कहेंगे कि मुख्य फोकस के परिभाषा में कि जब किसी वस्तु से, माने इधर कोई ना कोई वस्तु तो होगा, जब किसी वस्तु से कोई प्रकाश से किरण मुख्य फोकस होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर है। जब किसी वस्तु से कोई प्रकाश से किरण मुख्य फोकस होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष क्या आती है? याद कर लो कि जब किसी वस्तु से कोई प्रकाश से किरण मुख्य फोकस होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के। याद हो गया आपको? अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि फोकस दूरी किसे कहते हैं तो बड़ा सिंपल चीज़ है बाबू, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को देखो ना, ये तो है, इसी को फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस और जो ध्रुव होता है उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हाँ, कभी मत भूलाना, भूला जाओगे। आकाश, फोकस दूरी किसे कहते हैं? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को। हाँ, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। सकपकात का सा है, सकपकार है। कहोगे सर ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते बताओ? हाँ, स्मॉल। हाँ, स्मॉल एफ का मतलब फूफा और कैपिटल एफ का मतलब फूआ। ओके, मेरी जान गया। यहाँ पर लिख लो, एफ से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र जानते हो ना क्या होता है? बनाओ। यहाँ बना लो, यहाँ से लिख लो। टकराती है, टकरा कर उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। वक्रता केंद्र क्या होता है तो कहोगे सर जब किसी वस्तु, देखो यहाँ पर बनाया गया चित्र कि जब किसी वस्तु से कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद इसी मार्ग से वापस लौट जाती है। सिंपल सी बात कि जब किसी वस्तु से कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग से क्या होती है? वापस लौट जाती है। अब बताओ इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। किससे? अरे नजर आ रहा है ना, सी तो सी ही कहो ना। तो आप वक्रता केंद्र बता सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग से क्या होती है? वापस लौट जाती है। अब बताओ वक्रता त्रिज्या किससे कहते हैं? तो सर आप कहिए ना, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को। वक्रता केंद्र और त्रिज्या तो है, यही को वक्रता त्रिज्या से प्रदर्शित करता है। याद करो, विवेक याद हुआ वक्रता त्रिज्या के बारे में? तो वक्रता केंद्र और जो ध्रुव होती है इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। उसके बाद से आपका होता है वक्रता त्रिज्या के बाद मुख्य अक्ष। क्या आपके पास है? तो कहोगे वक्रता केंद्र ये है और ध्रुव ये है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मिलाने वाली जो रेखा होती है उस रेखा को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। याद करो, वक्रता केंद्र और ध्रुव है, इसके मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। फटाफट एक बार देख लो, ध्रुव किसे कहते हैं? तो कहोगे सर दर्पण का जो मध्य भाग होता है उसको क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ध्रुव। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से।
फटाते देखो मुख्य फोकस क्या होता है, तो कहेंगे जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस होकर जाती है तो ये आपका तो है मुख्य फोकस। कि जब किसी वस्तु से, वस्तु का मतलब हुआ ना कुछ ना कुछ, मान लो बल्ब तो वस्तु है ना, उससे प्रकाश की किरण तो निकल रही है, या सूरज भी तो मान लो एक वस्तु है, उससे भी प्रकाश की किरण निकल रही है। ललटेन ले लो, मोमबत्ती ले लो, कहाँ नहीं ले सकते हो। तो जब किसी वस्तु से कोई प्रकाश की किरण निकलती है और जब मुख्य फोकस होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य इसकी क्या आती है, समांतर, उसको मुख्य फोकस कहते हैं। और आपसे कोई पूछा कि फोकस दूरी क्या होता है, तो कहेंगे मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये होता है वक्रता केंद्र क्या होता है, तो कहेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। जब किसी वस्तु से कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। और फिर आपसे पूछा गया वक्रता त्रिज्या किसे कहता है, तो कह सकता है कि वक्रता केंद्र, यहाँ से देख लो कि वक्रता केंद्र और ध्रुव होता है, उसके बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आर से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से, कैपिटल आर भी लिख सकते हैं। और उसके बाद से एक होता है आपके पास मुख्य अक्ष, तो कहेंगे वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। याद हुआ सबको। अच्छा चलो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अवतल दर्पण द्वारा 6 प्रतिबिंब बनता है ना, कैसे बनाएंगे उसको। देख लो, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो बहुत प्रैक्टिस हम लोग की है, पढ़ाई के प्रति मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो फर्स्ट कंडीशन रहेगा जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु किस पर हो, अनंत पर हो। चलो भाई खूब बढ़िया से हम लोग बनाते हैं फिगर, यहाँ पर यह है अवतल दर्पण। और क्यों अवतल दर्पण का, क्योंकि इसके उठे हुए भाग पर कलई किया गया है। ये ध्रुव है, ये आपका एफ है, ये सी है, ये अनंत है। ओके, इतना तो होता है। वस्तु का हमने अनंत पर रखा, हालांकि दिखाई नहीं देगा, बहुत छोटा रहेगा, लेकिन फिर भी बना लो। चलो, 2 प्रकार से किरण चलेंगे, एक मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगे, मुख्य फोकस होकर जाएंगे, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, और दूसरा सी पर जाएंगे और एफ पर प्रतिबिंब आपका बन जाएगा यहाँ। ठीक है ना। कहाँ बन गया प्रतिबिंब, ये लिख लेना, वस्तु है और ये क्या है, प्रतिबिंब है। आपको एक एक प्रतिबिंब को समझाते चलना है। यहाँ लिख लेना प्रतिबिंब की स्थिति कैसा बना है, तो कहेंगे सर आप दिखाई दे रहा होगा साफ एकदम कि जो प्रतिबिंब है वह उल्टा बन गया है। यहाँ देख रहे हो, प्रतिबिंब जो ब्लैक से बनाया गया उल्टा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति में लिखेंगे वास्तविक। नीचे नीचे जितना बनेगा सबको वास्तविक आना, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। और कहाँ बना, यप पर बना दिया। खूब बढ़िया सा तैयारी करिए, खूब अच्छा तरीके से समझिए इसको। एक बार फिर बता देते हैं कि जो वस्तु होगा उसको आप अनंत पर रखे हैं, तो जब आपने अनंत पर रखा है तो इसे 2 प्रकार से किरणें चली। एक आपके मुख्य फोकस होकर जा रही है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, और दूसरा जो होती है वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, हालांकि दर्पण से टकराने के बाद इसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। जैसे जाती है टकराने के बाद इसी मार्ग से वापस लौट जाती है। देख रहे हैं ना, वक्रता केंद्र से गई, टकराने के बाद इसी मार्ग से वापस लौट जाती है, और जहाँ पर दोनों प्रकार से किरण मिली वहाँ पर प्रतिबिंब बना। अब कोई पूछेगा कैसा बना, तो सीधे कहिएगा वास्तविक। नीचे जब भी बनेगा तो वास्तविक करेंगे, वास्तविक बना है। और उल्टा तो दिखाई देता नहीं, ये तो ऊपर है, ये नीचे है, तो उल्टा ही तो कहोगे, उल्टा बना है और वस्तु से छोटा बना है। जब भी आपसे पूछेगा कि जब वस्तु अवतल दर्पण है, वस्तु का अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आप कहेंगे सर वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से कैसा बनता है, छोटा। ओके, किस पर बनता है, किस पर बन रहा है, यह पर बन रहा है। तो पहले तो एकदम याद हो गया, याद हो गया सबको, बना लोगे सब लोग। एक कंडीशन भी ये लिख लेना कि इसमें जो बनेगा प्रतिबिंब उसकी कौन सी कंडीशन रहती है। ठीक है, दूसरा लिख लेना कि जब वस्तु अब अनंत और सी के बीच में, जब वस्तु अनंत और
सी के बीच में हो। चलो, यह अवतल दर्पण है। यहाँ तो पी आप कभी भूल नहीं सकते हैं। यफ, ठीक इसके पीछे यफ, याद रखना। पी एफ सी ऐसे रहता है। वस्तु का नाम तो सी के बीच में आपने रखा। सब मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, नियम होता है। समांतर जा रही है, टकराएगी, टकरा करके एफ से होकर चली जाएगी सीधा एकदम। एफ से होकर जा रही है और दूसरा जो होगा सी से होकर चली जाएगी। सी से जो जाती है टकरा करके उसी मार्ग से वापस भी लौट जाती है। यहाँ प्रतिबिंब बन गया, यहाँ पर प्रतिबिंब बना है आपका, और आप यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति में लिख सकते हैं इसके लिए कि जो बनेगा वास्तविक, नीचे बन रहा है ना इसीलिए वास्तविक कह रहे हैं। उल्टा, छोटा, और निश्चित रूप से सी और एफ के बीच में बन रहा है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है। इसको भी खूब बढ़िया तरह से समझ लो कि जब वस्तु अनंत और सी के बीच में हो, अनंत यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, वस्तु का आपने यहाँ पर रखा है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो सी और एफ के बीच में ही बनेगा। एक पहला जो प्रकाश किरण होगा, देखो मुख्य अक्ष के समांतर चल रहा है, वही दर्पण से टकरा रहा है, टकरा करके एफ से होकर सीधा चला जाएगा। नियम होता है। बस एक ही बार प्रकाश किरण एफ से जाएगी। अब जितने प्रकाश किरण होंगे सब मुख्य अक्ष के समांतर। तो जो पहला प्रकाश किरण होगा मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है, दर्पण से टकरा रहा है, टकरा करके मुख्य फोकस होकर चला जा रहा है। दूसरा आपका सी से सीधा जाएगा और सीधा उसी से वापस भी लौट जाएगा। जहाँ दोनों प्रकाश किरण टकराई वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। और आप देख सकते हैं कि प्रतिबिंब जो बनेगा, जब नीचे बनेगा तो वास्तविक कहेंगे। वास्तविक बना है, उल्टा बना है, वस्तु से छोटा बना है। वास्तविक उल्टा, वस्तु से छोटा कहाँ बन गया? सी और एफ के बीच में बनेगा। अच्छा, कई बार मैं देखता हूँ बहुविकल्पी में प्रश्न पूछा जाता है कि जब वस्तु को हमने अनंत और सी के बीच में रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बना? तो आप कहेंगे सर सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनेगा। देख लो, समझ लो, सीख लो। याद हुआ सबको? चलो मिटाएं इसको। वस्तु को कहाँ रखेंगे? अब वस्तु को हम लोग एफ पर रखेंगे ना, देख लो, सी पर। हाँ, अब जब वस्तु सी पर हो, यही तो है आपका, ये बात रहेगा अवतल दर्पण में। ये निश्चित रूप से यहाँ पी, यहाँ एफ, यहाँ सी, यहाँ अनंत। तो वस्तु का देखो सब लोग ब्लैक बोर्ड पर ही देखो, सी पर हमने रखा यहाँ पर, और एक प्रकाश किरण जाएगा, टक्कर मारा, टकरा करके अब से तो निश्चित ही जाएगा। नियम यही कहता है कि जब मुख्य इसके समांतर जाएगा तो टकरा करके अब सही होकर जाएगा, और दूसरा तो अब सही होकर जाएगा। सी तो है नहीं, सी पर तो हम लोग वस्तु को रख दिया है, तो इसका भी यही रूल कहता है कि अगर अब से जाएगा टकरा करके मुख्य से जाएगा। तो ऐसा बनाइए कि सी पर ही प्रतिबिंब बने। चलिए ठीक है, सी पर ही मान लीजिएगा प्रतिबिंब आपका बना है, ठीक है ना? हाँ चलिए, तो ये आपका प्रतिबिंब बन गया, दिखा दीजिएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप प्रतिबिंब की स्थिति में, प्रतिबिंब की स्थिति में आप लिख सकते हैं वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा ही बनेगा, छोटा ना, बराबर बराबर। और कहाँ बन गया? सी पर ही बना, सी पर रखे, सी पर ही बना। याद कर लो सब लोग। ये कभी क्वेश्चन भी दिया जाता था, और क्वेश्चन क्या दिया जाए, न्यूमेरिकल जब लगाएंगे तो सब चित्र आपको बनाना होता है। पहले आपको जो भी न्यूमेरिकल लगाया जाता है तो एफ, मैंने कहा था कि एफ को देखा जाता है। एफ का मान अगर 30 है तो 60 सी का मान हो जाता है। ऐसा लगता है कि वस्तु यू का जो दूरी 7 सदी के तो पीछे रखते हैं, अनंत और सी के बीच में। तो चलो, तीसरा प्रतिबिंब आपका है, वस्तु का आपने सी पर रखा। जब आप सी पर रखेंगे, दो प्रकाश की किरण चल रही है, एक मुख्य इसके समांतर टकराई, जब से होकर सीधी चली गई, और दूसरा जब से होकर के जा रही है, दर्पण से टकराई, फिर घूम गई। रूल यही कहता है कि समांतर जाएंगी तो टकरा करके जब से जाएंगी तो टकरा करके सीधी जाएंगी,
और जहाँ पर दोनों प्रकाश से किरण मिला वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। देख रहे हो यहाँ पर प्रतिबिंब बना, कैसा बना? वास्तविक, उल्टा और वस्तु के राम जितना बड़ा। देखो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अवतल दर्पण वह कौन सा बिंदु होता है जिस पर जब किसी वस्तु को रखते हैं तो उतने आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो कौन सा बिंदु होता है? वक्रता केंद्र होता है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में कौन सा बिंदु होता है कि जहाँ पर जब किसी वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब भी उसी बिंदु पर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। तो उसका नाम होता है क्या? वक्रता केंद्र। याद रखना। चलो मतलब हम लोग 3 नंबर कंडीशन था, 4 नंबर कंडीशन में कि जब वस्तु कहाँ हो? सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो तो प्रतिबिंब बना लेते हैं हम लोग। अवतल दर्पण है जिसके उठे हुए भाग पर कलई की गई होती है। यहाँ पी, यहाँ एफ, ये शी, ये अनंत। हम वस्तु को रखेंगे सी और एफ के बीच में रखेंगे। या सी पता रख लीजिए, सी और एफ के बीच में रख रहे हैं। जाएगी, टकराएगी, सीधा जा रही है, एफ से निकल जाएगी, एफ से जाएगा और सीधा टकरा करके घूम कर चला जाएगा। और जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत और सी के बीच में बन रहा है। प्रतिबिंब आप देख सकते हैं अनंत और सी के बीच में बन रहा है। आगे हम दिखा सकते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति में दिखा सकते हैं। कि प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक, उल्टा, बड़ा बनेगा और यही बनेगा अनंत और सी के बीच में। ये भी याद रखना, अनंत और सी के बीच में बनेगा प्रतिबिंब। चल कुछ बातें आपकी रही जो आप देख करके बता सकते हैं कि हमने जब वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा तो ये अनंत है, ये सी है, और सी और एफ के बीच में हमने वस्तु को ये रखा है। यहाँ पर सी है, सी को वक्रता केंद्र कहते हैं, एफ को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। तो सी और एफ के बीच में हमने वस्तु को रखा तो रूल के मुताबिक एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, जा करके टकराएगी, टकरा करके मुख्य फोकस होकर जाएगी। दूसरा आपके मुख्य फोकस होकर के जा रही है तो दर्पण से टकराने के बाद ये घूम करके चली जाएंगे। जहाँ पर दोनों प्रकाश की किरण मिलेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो दोनों प्रकाश की किरण हम देख रहे हैं कि अनंत और सी के बीच में मिल रही हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति में हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। ये प्रतिबिंब जो है वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा बनेगा, अनंत और सी के बीच में बनेगा। अनंत और सी के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। बना लिए लोग मुख्य फोकस। लेकिन जब वस्तु एफ पर हो, चलो भाई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण द्वारा ही हम प्रतिबिंब को बना रहे हैं। तो ये पी रहेगा, ये एफ, ये सी, ये अनंत हम रखेंगे। जो वस्तु होगा उसको किस पर रखना है? हमें ये एफ पर रखना है। एक प्रकाश की किरण जाएगी, टकराएगी, एफ से करके चली जाएगी। और दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर बढ़ा दिए थोड़ा सा, सी दिखाई नहीं देगा कहाँ जा रहा है, अनंत पर ही चला जाएगा। ये देख रहे ना, अनंत पर जा करके मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन प्रतिबिंब आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति में आप लिख सकते हैं वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा। लेकिन ये बनेगा कहाँ? अनंत पर। दिखाई दे नहीं रहा है इसीलिए अनंत पर हम लोग कह रहे हैं। देख लो ध्यान से, लगातार कंडीशन एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। और आज आपने वस्तु की एफ पर भी रख लिया। जब वस्तु को हम लोग एफ पर रखेंगे तो दो प्रकाश की किरण चलेगी। आप देख रहे हैं कि एक है ये चल रही है मुख्य अक्ष के समांतर, तो टकराने के बाद रूल यही कहता है कि जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस होकर के चली जाएगी। दूसरा रूल ये कहता है कि जब किसी वस्तु से कोई प्रकाश की किरण सीधा जाएगी तो टकरा करके सी से होकर चली जाएगी, कहीं मिलती हुई प्रतीत नहीं होगी, जा करके सीधे अनंत पर मिलती हुई प्रतीत आपकी होगी। लेकिन प्रतिबिंब जो बनेगा स्थिति में वास्तविक, उल्टा, बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन अनंत पर बनेगा। ये दिखाई आपको नहीं देगा कहाँ बना। देख रहे हैं कहीं नहीं दिखाई दे रहा प्रतिबिंब।
तो एकदम आपको ये दिखाई नहीं देगा कि कहाँ बना है, अनंत पर ही बनेगा। कंडीशन क्या है ना, अनंत पर रखेंगे तो यह पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, ये नियम होता है इसका। चलो 6 नंबर आ जाते हैं हम लोग। जब वस्तु किस पर हो, यफ और पी के बीच में हो। अच्छा, यफ की जगह पर आपके ऐसे भी कह सकता है कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हो, ये भी ध्यान रखना। अगर मान लो हम यफ और पी लिख दिए तो समझो यफ का मतलब होता है मुख्य फोकस और पी का मतलब ध्रुव। जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हो, और ध्रुव के बीच में हो, तो देख लो प्रतिबिंब बनाओ। यही है अवतल दर्पण, इसके उठे हुए भाग का कलई किया गया था। ये पी है, यफ है, सी है, अनंत है। अब वस्तु होगा यफ और पी के बीच में रखना है, जाकर टकराएगी, टकरा करके यफ से होकर सीधी चली जाएगी और एक सी से होकर जाएगी। पीछे प्रतिबिंब आपका बनेगा और वो प्रतिबिंब जो बनेगा आभासी सीधा बनेगा। आप लिख सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति कैसा बना, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा। ये आभासी कहेंगे आप, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सीधा ऊपर की तरफ बन रहा है, इसलिए आभासी सीधा वस्तु से बड़ा। कैसा बना? दर्पण के पीछे बना, दर्पण के पीछे बन गया। ठीक है, देख लो। अच्छा देखो, कई बार ये आता है ना, जब आपको याद होगा कि अवतल दर्पण में जब भी का मान पॉजिटिव आ जाएगा, भी का मान किस में? आपको याद होगा कि जितने कलई की ओर होता है सब पॉजिटिव होता है। तो जब भी का मान पॉजिटिव आ जाता है तो ये समझा जाता है ना कि प्रतिबिंब आभासी बना है। इसके लिए अच्छी तरह से ही बनाया जाता है। देखिए हमने कहाँ रखा, वस्तु, ये वस्तु है, उसको यफ और पी के बीच में रखा हमने। यफ को कहते हैं ध्रुव, यफ को कहते हैं मुख्य फोकस, पी को कहते हैं ध्रुव। हमने रखा तो एक तो चली, टकरा करके गई, टकरा करके यफ से चली गई, दूसरा का सी से चला गया, और हमने जब डैश डैश किया तो आभासी प्रतिबिंब बना। दर्पण के पीछे बन रहा है। आप कहेंगे सर प्रतिबिंब जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है तो कैसा बनता है? तो आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, और दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण कहाँ बनता है? चलो लास्ट आज का कंडीशन है, इसी के साथ आज का पढ़ाई फिनिश होगा। बना लिए सब लोग? चलो अब लिख लो। अवतल जो देख रहे थे, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनेगा लास्ट, मात्र एक ही बनता है, तो बना लेते। हेडिंग बना लो, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा, तो देखो आप अच्छी तरीके जानते होंगे, उत्तल दर्पण वह होता है जिसके 10वें भाग का कलई की गई धसा हुआ। यहाँ पी आपका ध्रुव है, यहाँ हमको लगता है यफ होता है, यहाँ सी होता है। वस्तु का पीछे रखेंगे, जाकर टकराएगा, टकरा करके जा करके यफ से मिलेगा, दूसरा आपका सीधे जा करके सी से मिल जाएगा, यहाँ पर तो मिल जाएगा। प्रतिबिंब की स्थिति में आप लिख सकते हैं यहाँ पर आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। और एक बात तो जरूर याद रखेंगे, हमेशा प्रतिबिंब पी और यफ के बीच में बनेगा। तो उत्तल दर्पण द्वारा मात्र एक प्रतिबिंब बनता है। देख रहे हैं जैसे कि इसके 10वें भाग पर कलई की गई होती है, और ये क्या है? दर्पण के पीछे हमेशा प्रतिबिंब बनता है। देख लो, तो वस्तु पीछे रखी गई है, ये प्रतिबिंब ऐसा बनता है आभासी सीधा, और वस्तु हमेशा छोटा बनता है। और कहाँ बनता है? पी और एफ के बीच में बनता है। पी और एफ के बीच में ये प्रतिबिंब बनता है। इस तरीके से आप
अवतल दर्पण से 6 प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण से 1 प्रतिबिंब हम लोग क्या कर देंगे, बना देंगे।